बाकायदा तौर पे अपने ऑफिस से लिखवा करके भेजा था कि अब तो इसलिए इसको आपके को रिजेक्ट कर रहे हैं कि स्पीकर के अभिभाषण के बाद हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे विधायक की, आप बजट के ऊपर इस पर चर्चा कर लेना। एक तरफ तो स्पीकर मुझे सभी में बात लिख करके देते हैं कि आप बजट पे चर्चा करना, और दूसरी तरफ जब मैं उन पर चर्चा करना चाहता हूं तो फिर घंटी बजा दी जाती है, शोर शराबा डालना शुरू कर दिया जाता है। मतलब सरकार ने जो गलत फैसले लिए हैं और जो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि किस तरह से आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आज लूट मची हुई है, उस लूट को रोकने की बजाय, उस बात को सुनने की बजाय आपके माइक बंद कर दिए जाते हैं। कहाँ है प्रजातंत्र फिर? एक विधायक अपनी बात विधानसभा में ही सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकता है। ये थोड़ा ही है कि विधायक जो है रोज मंत्रियों के चक्कर काट करके जा करके बता करके, उसको और भी अपने बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ विधानसभा में माइक बंद हो जाता है तो बात नहीं कह सकता वो अपनी। नए विधायकों की ट्रेनिंग पे कितना ही पैसा खर्च कर दिया जाता है। मैंने जो गवर्नर के एड्रेस के ऊपर या उससे पहले जो करप्शन की बात, उस पर जो सबसे अहम इशू थे जिन पे मैंने गृह मंत्री से जवाब लेना था, जो लोग चाहते थे कि हमें इस चीज की जानकारी मिले। धान खरीद घोटाला जो है, मुख्यमंत्री और मंत्री तो कहते हैं नहीं हुआ, और उनका एसीएस जो है वो आपकी प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करता है कि घोटाला हुआ है। आम चर्चा है कि 1-1 लाख रुपया एक मिल के मालिक से ले लिया गया। 50-50 हजार रुपया वेरिफिकेशन के नाम पे जो अधिकारी गए थे उन्होंने ले लिया, और 30,000 रुपया नोटिस को कैसे दबाया जाए इसके नाम पे भी ले लिया। मैंने ये बात विधानसभा में कही आज, और मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से इस पे कोई जवाब आएगा। जो मंत्री है उसका बयान आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चाहेंगे तो हम इसकी सीबीआई जांच करा देंगे। हुड्डा कह दे एक बारी। इसका मतलब जो हमें ए और बी टीम की संज्ञा देते थे वो आज ए और बी टीम बनकर के खड़ी होगी। सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं, आप कह रहे हो हम करवाना चाहते हैं, तो फिर हुड्डा को बीच में कहां से लिया गया सीट? फिर तो जांच के आदेश कर देने चाहिए, जांच होनी चाहिए। पर जांच इसलिए नहीं करवाएंगे कि जांच करवाते तो स्वयं हम फंस जाते हैं बेचारे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तैयार बैठे हैं ये बात कहने के लिए कि हमारे से पैसा लिया गया, जबरदस्ती लिया गया। इसी तरीके से जो किलोमीटर की जो स्कीम चलाई इन्होंने, उसके अंदर भी बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है। इसी तरह छात्रवृत्ति का एक घोटाला हुआ जो आपने प्रेस ने बहुत उठाया इस इश्यू को। आज भी उसमें बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो सम्मिलित हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, जिनको बचाया जा रहा है। मैं इसके बारे में भी पूछना चाह रहा था भी उसमें क्या हुआ। गरीब बच्चों के नाम के ऊपर, उनके एडमिशन के नाम के ऊपर सरकार में बैठे लोग पैसे खा गए। आरटीआई विभाग में भी इसी तरह का गोलमाल हुआ है। आपके जो मीटर खरीदे गए बिजली के, उनके अंदर भी घोटाला है। मीटर पिलर्स बॉक्स जो बनाए जाते हैं वो जिस कंपनी को दिया गया, जो लगा रहा है वो ब्लैक लिस्टेड है, उससे भी लेन देन हुआ है। फर्जी टिकट कहीं और नहीं, करनाल में मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा की टिकटें पकड़ी गई फर्जी। ये भी अपने आप में एक बड़ा घोटाला। इनकी जांच कराने की बजाय इन सब चीजों को सुनने को तैयार नहीं है सरकार में बैठे लोग। कूड़ा घोटाला, कभी कूड़े का घोटाला सुने आपने? इन्होंने तो कूड़े में भी घोटाला कर दिया। अंबाड़ा के अंदर एक ठेकेदार को टेंडर दे दिया 20 करोड़ रुपए में कूड़ा उठाने की। यहाँ बात पॉल्यूशन फ्री करने की बात कर रहे थे, यहाँ वो हसीम गोयल सब में ये कह रहा था कि एक एमपी ने एक इस तरह की मशीनें ला करके लगवा दी जिससे
वहाँ गंदगी और ज़्यादा फैल गई या पंजाब के बॉर्डर पे लेगी, उनसे पूछने वाला हो कि तुम्हारी अपनी सरकार ने 20 करोड़ रुपए के अंदर कूड़ा उठाने का ठेका दे रखा है। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि 20 करोड़ रुपया कोई केवल कूड़ा उठाने पे खर्च कर देगी सरकार। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती वाला तो बताने की जरूरत नहीं, सबके सामने किस तरह से रातों रात जब आपके डेरा प्रमुख बड़ा इशू था उस वक़्त लोग रात को कैसे सीटें बदल रहे थे, किस तरह से फर्जीवाड़ा उसमें हो रहा था, सारी चीज़ सामने आई। उसके चेयरमैन को फिर इन्होंने बजाय हटाने के उसको एक्सटेंशन दे जा रहे ताकि ये चीज़ और बढ़ती चली जाए। इसी तरह से दामन में जो भिवानी में जो दामन जो खान जो है उसमें तो मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और आज भी वहाँ पे लगातार खनन जो है अवैध खनन जारी है। उसको रोकने की बजाय जब हम इस बात को उठाना चाहते हैं तो बात सुनने को तैयार नहीं होती। ये जो बेंच जो लगाए गए हैं पंचायतों में और जो इंटरलॉकिंग की जो ईंट लगाई जाती है उस ईंट की कीमत जो है केवल 7 रुपये है। मैंने बहुत जगह से ये चीज़ वेरीफाई करी है। सरकार में बैठे लोग उसको 13 और 14 रुपये में खरीद करके 7 रुपया पर ईंट के हिसाब से खाने का काम कर रहे हैं। बेंच जो है उसकी कीमत 1900 रुपये है जो 2300 रुपये में खरीद करके लगाया जा रहा है। 400-500 रुपये उसमें खाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करते। सोनीपत नगर निगम की बात मैंने पिछले विधानसभा के सत्र में भी उठाई थी कि जो नगर निगम की बिल्डिंग हमारे डीसी रेट के ऊपर बननी चाहिए थी उस पे बनाने की बजाय उन्होंने दिल्ली से रेट ले लिया जो हमारे से डबल था। जिस बिल्डिंग को कॉस्ट 4 करोड़ कुछ रुपए आनी चाहिए थी उसकी 12 करोड़ के करीब कॉस्ट बनाई गई। उस केवल और केवल 4 करोड़ में 12 करोड़ वाली बना करके 8 करोड़ रुपया खाने का काम था। हम तो चाहते थे इसकी जांच हो। एक तरफ तो गृह मंत्री ये कहते हैं कि मेरे सामने कोई इस तरह की चीज़ आप लेकर के आओ और जब हम गृह मंत्री के सामने बात करते हैं वो तो सुनने को तैयार है, लेकिन स्पीकर जो है बारी बारी रोक रहा है कि नहीं आप इस बात को नहीं उठा सकते, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं है थी और किस चीज़ के मुद्दे। इसी तरह से ग्वालपाड़ी की ज़मीन जो थी वो अपने चेतों को दे दी थी। हम चाहते हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। और शुगर मिल का जो मामला जो सिरा घोटाला है उसको लेकर के एसआईटी का गठन हो गया। मैं आज पूछना चाह रहा था अभी एसआईटी के गठन के बाद किन लोगों से पूछताछ हुई है या उसमें एसआईटी जो है कहाँ तक आपकी गई है। इन सब चीज़ों को कैसे लिपापोती करके उजागर ना हो ये सारी चीज़ें, इसके लिए स्पीकर को भी मजबूर किया जाता है कि आप जो कोई इस तरह की इशू उठाते हैं उनको बोलने ना दें। अगर हमें यहाँ नहीं बोलने दिया जाएगा फिर आप बताओ कि हम कहाँ जा कर के अपनी बात रखेंगे। फिर तो केवल आप लोग बचे हो जिनके सामने हम अपनी सारी बात कह सकते हैं। अभी कल चर्चा होनी है नशे को लेकर के और नशे के मामले में जब मैं सारी पोल सरकार की खोलूँगा, सरकार में कौन लोग जो प्रभावशाली हैं जिनका बड़ा दखल है सरकार में, उन लोगों के जब नाम उजागर करूंगा, जब उनके पिक्चर्स दिखाऊंगा, फोटोएं दिखाऊंगा, तब और ज़्यादा पीड़ा होगी सत्ता में बैठे लोगों को। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि मेरा तो माइक बंद कर देंगे लेकिन आपका तो नहीं कर सकेंगे। मैं अब आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरी बात को लोगों तक अब आप पहुँचाओगे और इनके कानों तक भी जाए जो अंदर बैठे हैं। मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप जो मेरी बात है इसको अपनी कलम से भी और अपने चैनल से भी दिखाने का काम करें। ये तो आज मैंने सिर्फ करप्शन की बात आपके सामने रखी। मैं नहीं चाहता कि एक दिन में ही मैं सारी चीज़ों का खुलासा आपके सामने करूँ। हम मिलेंगे रोज, कल भी ऊपर आऊँगा आपके पास। पहले अपनी बात विधानसभा में रखूँगा, अगर वहाँ मुझे मेरे माइक बंद कर दिए गए, ना बोलने दिया गया, फिर मैं आपके पास आऊँगा। मैं एक चीज़ और आपके सामने बताना चाहता हूँ कि इनकी मानसिकता कितनी छोटी है। जो भी कोई हाउस का सीनियर सदस्य होता है उसको अगली पंक्ति में सीट दी जाती है
और मैं तो विपक्ष का लीडर भी रहा हूं, और मेरे से 4 या 5 मेंबर सीनियर है उसमें। लोकसभा की परंपरा लागू करना चाहते हैं, और लोकसभा के अंदर उन सदस्यों को भी अगली पंक्ति में बिठाया गया जो फर्स्ट टाइमर थे, जो अलग अलग दलों से संबंध रखते थे। उनको इसलिए बिठाया जाता था कि वो अपनी पार्टी में सीनियर जगह पे उनकी पहचान थी। चंद्रशेखर फर्स्ट टाइमर थे, उनको आगे बैठाया गया। ऐसे 10 नाम है मेरे पास, आज तो मैं लेके नहीं आया, कल आपको दूंगा, कि उन लोगों को अगली पंक्ति में इसलिए बैठाया जाता था कि वो जब भी हाउस के मेंबर बने तो सीनियर के नाते और या उनकी राजनीतिक पहचान के नाते उनको वहां बैठाया जाता था। यहां तो मानसिकता ही छोटी हो गई हाउस की। इन्होंने तो केवल मैं उनकी पोल ना खोल सकूं इसके लिए मुझे सबसे पिछली पंक्ति में बैठा दिया। इनको ये पता नहीं है मुझे पिछली पंक्ति में बैठा के कौन सा तुम हाउस से बाहर कर दोगे, कौन सा मुझे अपनी बात करने से रोक दोगे। मैं लोगों की आवाज़ तो चाहे मुझे तू पिलर के पीछे बिठा दे तो भी खड़ी आवाज़ उठाऊंगा। स्पीकर के पास ये अख्तियार तो है नहीं कि मुझे वो हाउस से बाहर कर दे, और मुझे लगता है कोई ना कोई दिन इसका भी दुरुपयोग जरूर होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि भाई अब मुझे वहां नहीं लगता कि लोगों की आवाज़ को कोई उठाए, सरकार इस बात को सुनने को तैयार हो। इसलिए मैं आपके पास चल के आया हूं कि आप कम से कम लोगों की आवाज़ को इनके कानों तक भी पहुंचे, आम आदमी तक भी पहुंचे। इसके लिए जो मेरे जैसा कोई पीड़ित आपके पास है उसकी बात सुन करके आगे जरूर पहुंचा दें। ये अपने नशे पर और करप्शन पर कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन या कोई मोशन दिया? मैंने दे रखा है, मैंने दे रखा है। कल परसों चौथे जब स्पीकर इस पे बता रहा था तो उसने कहा कि मैंने आपका क्लब कर दिया। इनको इतनी भी अब तक समझ नहीं है। कानूनन रूप से जो आदमी पहले कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन देता है उसको लीड किया जाता है और उसके साथ दूसरों के नाम जोड़े जाते हैं। मैंने 27 जनवरी को दिया और 7 फरवरी को दिया। इन्होंने तो 19 फरवरी को दिया है। जो 19 फरवरी को दिया है उसके साथ मुझे जोड़ दिया गया, जिसका 27 जनवरी और 7 फरवरी का है, जबकि मेरे कॉलिंग के साथ इनको जोड़ना चाहिए था। यहाँ तो वो बात हो रही अंधा पिसर कुत्ता खावे। तो ये सीट यहाँ पे मतलब क्यों पीछे की गई? स्पीकर से पूछ लेना जाके। कोई वजह? मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप वो साथ ले जाना और उसको पढ़ा देना जाकर के स्पीकर को कि हाउस की परंपरा तो लोकसभा की राज्यसभा की ये रही है और आप इसको लोकसभा की तर्ज पे चलाना चाहते हैं। जबकि इंडिपेंडेंट जो मेंबर पार्लियामेंट बने थे उनको भी अगली पंक्ति में बिठाया जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे। मेरी पार्टी तो आज भी हरियाणा में इलेक्शन कमीशन में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। मतलब हमारी पार्टी को तो पीछे और जिनकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है वो आगे बैठे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या सोच है इनकी। ये एसवाईएल का आप मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं। अभी गवर्नर एड्रेस के ऊपर कैप्टन अमरिंदर बोल रहे थे, वो बोले हम बेशक शहीद हो जाएंगे, पानी है ही नहीं, हम देंगे नहीं पानी। वो तो यही बात कहेंगे, लेकिन हमारे वाले तो मिट्टी के माधो हैं, सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं। जब इनको कमज़ोर कहा जाता है तो फिर ये हाउस में खड़े होकर के इस बात को लेकर के विरोध प्रकट करते हैं कि मुख्यमंत्री को कमज़ोर बता दिया। कमजोरी में कमी है, फैसला हमारे हक में आया हुआ है। अभी मैं हुड्डा साहब की बात को सुन रहा था, कह रहे थे कि हम एक एक बूंद पानी लेंगे। 10 साल काम मर गया था, मुख्यमंत्री नहीं था। हाउस में जब हम पूछते हैं तब नहीं बोलते, तब पता है कि तुम्हारी सारी पोल खुल जाएगी। एसवाईएल के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, एसवाईएल को किसी ने बढ़ावा दिया, तो केवल चौधरी देवीलाल ने इस नहर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान रखा था। और इसकी लड़ाई पिछले 3 साल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ने का काम किया। इसको सर कल कुछ सदन में लाएंगे प्रस्ताव वगैरह? एसवाईएल पे तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है, ये काम सरकार का विपक्ष का है। ये हुड्डा यहाँ जो बैठ करके गया वहाँ नहीं बोल पाएगा।
इसको पता है वहां बोलते तो कांग्रेस वालों की चिट्ठी आ जाएगी तेरे पास। ये क्वेश्चंस का जो ड्रा निकाला जा रहा है, ये सिस्टम ठीक है? ना, ये भी गलत सिस्टम है। ये जो ड्रा निकालने की परंपरा कहते हैं हम लोकसभा से जो शुरू करी है वो है। आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो ड्रा से निकाल दो, लेकिन आप ये जरूर देखो कि अहम सवाल जिन लोगों के हैं जो विधानसभा में जरूरी है पूछने जाने, आप उन सवालों को अलग रखो। ड्रा वाला सिस्टम रखो तो फिर समय भी उसी तरह बढ़ाओ सारी चीजों को। ड्रा में तो कोई ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनका केवल एक हल्के तक संबंध हो। ठीक है, धन्यवाद आपका। ले क्या हाल है? तो यहाँ पर आप सुन रहे थे नेलो नेता अभय सिंह चौटाला को, जो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से। उनका आरोप ये है कि स्पीकर ने मुझे अपने सवाल रखने का, अपनी बात रखने का विधानसभा में समय नहीं दिया। और यही इसके साथ ही एक और बड़ा बयान भी यहाँ पर अभय सिंह चौटाला ने दिया है। वो ये है कि बीजेपी की बी टीम बताया है कांग्रेस को, और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए यहाँ पर अभय सिंह चौटाला नजर आए। एसवाईएल के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने समय पर एसवाईएल का पानी लाने की कोशिश नहीं की, और अभी कहीं ना कहीं तंज कसते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भी, जहां उन्होंने ये कहा कि सीएम मनोहर लाल जो हैं वो एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कमजोर हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी